थे महाराष्ट्र में, वो समय नहीं दे पाए। तब से ही हमने तय कर लिया था कि हम महाराष्ट्र में समय देंगे, महाराष्ट्र के किसान की समस्याओं के साथ अपने किसान भाइयों से मिलके उनकी समस्याओं का निराकरण कराने में अपना योगदान देंगे। ये हमारा बहुत पुराना एक बड़े चौर साहब का ख्वाब था, जिसको लेके आज हम आपके बीच में। आम किसान 18 घंटे प्रतिदिन काम करता, 4 बजे पशुओं को संभालता, सुबह पशुओं को संभाल के चारा करता, उसका जिसका दूध निकालता, बैलों को खेत की तरफ ले जाता, उसकी पत्नी घर के काम पे लगती है, फिर वो खाना बना के खेत में जाती है। दिन भर वो खेत में काम करते हैं, शाम को आके फिर वो बेचारी घर के काम पे लगती है, और आदमी फिर अपने पशुओं को संभाल के रात को उनको अंदर, सर्दी है तो अंदर, गर्मी है तो बाहर, उनको देखता है कि कौन सी जगह बांधना। आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ थान कहते हैं। पशु का जो थान होता है उसको गीला नहीं रखते हैं, उस पर हम गौर करते हैं कि पशु कीचड़ में ना बैठे, उसका गीला सूखा करके बड़ी व्यवस्थित तरीके से उसका, क्योंकि वो पशु हमारी धुरी, बिना पशु खेती की कल्पना संभव नहीं। कहने का मतलब ये 18 घंटे हम काम करते हैं। नौकरी कोई करता, घर से एक आदमी जाता, बाकी घर वाले मौज करते हैं घर में, महीने में बंधी हुई तनख्वाह आती है। कोई दुकान करता है तो एक आदमी दुकान पे जाके बैठता है, बाकी उसके बीवी बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती। किसान का पूरा परिवार खेती के काम में जुटता है, उसकी पत्नी उससे ज्यादा काम करती है, और पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी काम बताया जाता है, पशु का चारा लाने का, पशुओं को पानी पिलाने का, दूसरे काम बच्चे भी उसमें हाथ बटाते हैं। पूरा परिवार 18 घंटे हम कार्य करते हैं, और हम अपने परिवार को 2 जून की रोटी नहीं दे पाते हैं, हम अपने सर पे छत नहीं बना पाते हैं, हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते हैं। दोष हमारा तो नहीं, इससे ज्यादा क्या कराओगे हमसे? दोष है सरकार की नीतियों का। सरकार की जो नीतियां हैं, जिसके माध्यम से किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं दिया जाता, उसकी वजह से किसान आज इस हालत में पहुंच गया। देश का तमाम किसान किसी बैंक के या किसी साहूकार के कर्जे के नीचे दबा हुआ। किसान इसके लिए जिम्मेवार नहीं, सरकार की नीतियों का दोष है। जब भी बात करते हैं हम, एमएसपी की बात होती है आज। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्यों न्यूनतम? लागत पे लाभकारी मूल्य क्यों नहीं? लेकिन हम इतने टूट चुके हैं कि हम लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं आजकल, एमएसपी की बात कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे। एमएसपी फेयर प्राइस नहीं है। सरकार जिस तरह से एमएसपी तय करती है, मैं उसको विस्तार से बताने लगूं तो घंटों लगेंगे, एक टेक्निकल सवाल है वो। लेकिन ये मान लो कि एमएसपी आयुवाश है, एमएसपी जो तय करते हैं उसमें किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं, उसमें दूसरी मानसिकता के लोग बैठते हैं जो व्यापारी का हित देखते हैं। हमने हजारों दफे सरकारों को कह लिया कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो आयोग है सीएससीपी का, जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है, उसमें किसानों को, किसान उसका चेयरमैन हो, किसान उसके मेंबर हो, वो उसकी कीमत निकालें, किसान को क्या मिलना चाहिए वो तय करें। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो रिकमेंड करती है, सरकार बाध्य नहीं है माने ना माने। अक्सर ये होता है जब भी
सीएसईपी रिपोर्ट देती है, सरकार के यहाँ पेंडिंग पड़ी रहती है। सरकार अपनी मर्जी से जो लीपापोती करनी है वो करती रहती है। जहाँ इस तरह का शासन प्रशासन चलता हो वहाँ किसान को न्याय कहाँ मिलने वाला? कैसे मिलेगा किसान को न्याय? हम संगठित नहीं, हर वर्ग के संगठन, हर वर्ग संगठित है। जब हम आए 2020 में दिल्ली, तो सरकार ने सोचा था जैसे दूसरे आंदोलन आते हैं, एक दो दिन में थक के चले जाएंगे। 385 दिन तक हम दिल्ली के बॉर्डरों पे रहे, हमने बॉर्डर को रोके रखा। सरकार को यह आभास हो गया था कि ये लोग अगर 10 साल भी आंदोलन चला तो 10 साल भी दिल्ली के रास्ते खोलेंगे नहीं। सरकार के घुटने टिकवाए हमने और प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं किसान को समझा नहीं पाया, मैं ये 3 कानून वापस लेता हूं। झुकाने वाला चाहिए, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो झुकती नहीं है। हम तो 13 महीने रहे, ये बच्चे आपने देखा होगा। 20 जुलाई को शुरू किया था, 23 तारीख को रिजाइन करा दिया, 1 महीना 3 दिन में। क्यों करा दिया? दीपके से नहीं होने वाला था। दीपके को पूरे देश के नौजवान ने सपोर्ट किया। जंतर मंतर पे आंदोलन नहीं था, बॉम्बे में भी था, नागपुर में भी था, पटना में भी था, तमिलनाडु में भी था, बेंगलोर में भी था। देश के हर प्रांत में, एक एक प्रांत में 10-10 जगह आंदोलन था। और एलआईयू की रिपोर्ट ये आई कि अगर 5 दिन इस आंदोलन को नहीं संभाला गया तो तुमको सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा, ये देश में हालात हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो कौम संगठित होती है, जिनका संगठन होता है, उससे सरकार झुकती है। आज हमारा आने का मकसद भी ये है। आपकी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको पानी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको खाद चाहिए, आपको आपका सामान जो है सरकारी रेट पे बिकना चाहिए, यही तो बातें हैं आपकी। छोटी मोटी समस्या आपकी पटवारी की या पुलिस थाने की हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये समस्या तो ऐसी है कि जिला और तालुका लेवल पे भी एक मजबूत कमेटी हो तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन हम एक एक आदमी जाते हैं। चौधरी टिकैत ने हमको एक ही बात बताई थी, पटवारी से बात नहीं करनी, तहसीलदार से नहीं मिलना, सिपाही से बात नहीं करनी, एसपी से बात करो सीधी जाके, उसकी आंखों में आंख डाल के बात करो, हौसले के साथ कहो हम भारतीय किसान यूनियन के सब सिपाही हैं, हमारी ये तकलीफ है, अगर आपने नहीं ठीक की तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। शुरू में तो उनको अटपटा लगा, लेकिन जब आंदोलन होने लगा उनके दफ्तरों के सामने, उनके घरों को घेर लिया, तो उनको ये अकल आ गई कि अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पटवारी के दफ्तर हम नहीं जाते हैं, कलेक्ट्रेट जाते हैं। पिछले 18 साल से प्रदेश सरकार ने ये तय कर दिया, प्रत्येक महीने एक मीटिंग होगी जिले में, कलेक्टर बैठेगा और सारे विभाग के अधिकारी बैठेंगे, जिले के लोग जाएंगे, किसान अपनी समस्या रखेंगे, या तो तुरंत निराकरण होगा या अगली मासिक बैठक में उसका निराकरण होगा। इससे ज्यादा कोई समस्या हमारी जिले की टिकती नहीं है। कारण केवल हमारा संगठन। आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस दिन जिले की तरफ बढ़ोगे इकट्ठे होके, उस दिन जिले के अधिकारियों के कान खड़े हो जाएंगे। आप जिस दिन बॉम्बे की तरफ बढ़ोगे, बॉम्बे के नेताओं के कान खड़े हो जाएंगे। और आप दिल्ली की तरफ मुंह कर लोगे तो दिल्ली वालों की नींद हराम हो जाएगी। ये मैं लिख के देता हूं आपको। संगठित हो, एक कड़ी बनाओ, एक चैन बनाओ। हम भाषा में बांट दिया हमको, क्षेत्रवाद में बांट दिया हमको, धर्म में बांट दिया हमको, जातियों में बांट दिया हमको।
किसान का ना कोई धर्म, ना कोई जाति है, ना कोई क्षेत्र है। जो खेती करता है वो किसान। जिस दिन हम किसान बन के सोचने लग जाएंगे, उस दिन सारी समस्याओं का निराकरण स्वयं हो जाएगा। आप सोच लो, आप अपने आप को सुधार लो, किसान बन जाओ, किसान बन जाओ और संगठित हो जाओ। चंद्रशेखर पाटिल हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, रूपालीताई चंद सेक्रेटरी हैं, हमारे सुभाष जी अध्यक्ष हैं जिले के। आप जुड़ो, आप देखो तो सही ट्रेलर एक दफे, पिक्चर बहुत सुंदर बनेगी। प्रयास करो। जब तक आप बैठे रहोगे निराश होके, हताश होके, दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, और वो धमाका आपका संगठन करेगा। जैसे ही आप संगठित होगे, वो धमाका होगा। दिल्ली वाले टिक नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, ये गारंटी मेरी। हम आंदोलन आज से नहीं कर रहे हैं। मैं भी 48 साल से आंदोलन में हूं। लंबा समय हमने आंदोलन में निकाला, और हमने देखा जो अड़ जाता है, जो खड़ा हो जाता, सरकार उससे डरती है। जो सरकार से दब जाता, सरकार उस पर डंडा चलाती है। दो ही मंत्र हैं, या तो दबा लो या दब जाओ। कौन सा आपको इस्तेमाल करना, वो आपको लेना, आपको सोचना। इंडो यूएस डील पे आए हम, देर हो गई, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बता देता हूं आपको। इंडो यूएस डील 6 फरवरी को वाशिंगटन में डिक्लेयर हुई। देश में उसकी कोई चर्चा नहीं थी। भारत सरकार कह रही थी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन वाशिंगटन कह रहा था कि डील हो गई है। वहां की कृषि मंत्री कह रही थी कि 500 अरब डॉलर का व्यापार अगले 5 साल में कृषि क्षेत्र में हिंदुस्तान के साथ किया जाएगा। वहां की कृषि मंत्री का बयान, 500 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 500 अरब को 100 से और गुना कर लो, इतने रुपए का सामान वहां से आएगा। उसमें सोयाबीन, मक्का, उसमें कपास, उसमें जूस आएंगे अंगूर का, संतरे का, मसाले आएंगे, तमाम चीजें आएंगी। वो कह रहे हैं कि हल्दी साबुत नहीं आएगी, पिसी हुई आएगी। अंगूर नहीं आएगा, जूस आएगा। कान को सीधा नहीं घुमा रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। 500 अरब डॉलर का सामान अगर अमेरिका से आ गया, तो आप कहां टिकोगे, आप सोच लो। एक डील और हुई है। जो पहले हमारा अमेरिका से व्यापार था, उसमें हम 150 गुना तक ड्यूटी लगा सकते थे, और अमेरिका के सस्ते माल को अपने देश में आने से रोक सकते थे। नए एग्रीमेंट में अमेरिका हमसे 18% ड्यूटी लेगा, और हम 0% ड्यूटी पे उसके सामान को अपने यहाँ आने देंगे। हमारा सामान 18% ड्यूटी पे जाएगा, उसका 0% ड्यूटी पे आएगा। तो समानता कहाँ रह गई व्यापार की। दूसरी दादागिरी देख लो। वो कह रहा रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं 50% ड्यूटी लूंगा तुमसे। भाई, तेरा हमारा व्यापार है, जो तू भेज रहा है तू देख, जो हम भेज रहे हैं हम देखेंगे। व्यापार हो गया, उसमें किंतु परंतु क्या। लेकिन दादागिरी है। बोला मेरी दुकान से ही सामान लोगे, दूसरों की दुकान पे जाओगे तो इलाज करूंगा तुम्हारा। रशिया से तेल लोगे तो 50% ड्यूटी लगेगी। रशिया हमारा पड़ोसी है। 2 दिन में जहाज हिंदुस्तान में आ जाता रशिया से। वेनेजुएला, जिस पे कब्जा कर लिया अमेरिका ने, उसके राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लाए। दादागिरी है उसकी अमेरिका की। राष्ट्रपति के घर गए वेनेजुएला, जहाज में डाल के ले आए, उसको अमेरिका में बंद कर रखा।
उसके तेल पे कब्जा कर लिया, वो तेल बेचना। तो हमको कह रहा कि वेनेजुएला से तेल लोगे। वेनेजुएला पाताल लोक में, जहां हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे वेनेजुएला। पृथ्वी का नक्शा देखा, गोल है। जहां हम खड़े इसके ठीक नीचे वेनेजुएला। उसका तेल रशिया से घटिया, उसको साफ करने में ज्यादा खर्चा आएगा, उसको लाने में ज्यादा खर्चा आएगा। हम रशिया से तेल नहीं ला सकते जो अच्छा तेल है, जो हमारे पड़ोसी के पास है। सदियों से हमारा रशिया मित्र रहा है। रशिया ने हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतों में हमारा साथ दिया। आज रशिया से हमारी बोलचाल बंद करा दी है उसने। एक कमेटी बना दी कि हिंदुस्तान अगर रशिया से तेल लाता है तो हिंदुस्तान पे 50% ड्यूटी लगा दी जाए। वो कमेटी हमारी निगरानी कर रही है। तो हम आजाद हैं या गुलाम? क्या कहोगे आप? गुलाम हो या आजाद हो? ईरान हमारा सदियों का मित्र है, हमारा भाई है ईरान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो ईरान और हिंदुस्तान की सीमाएं लगती थी। हम ईरान में चले जाते थे, वो हिंदुस्तान में आ जाते थे। सदियों से व्यापार हमारा। 42% तेल हम ईरान से लेते थे, तेल और गैस। ईरान हमको सामान बेचता था रुपए में। बाकी दुनिया के देश डॉलर में सामान बेचते हैं। डॉलर में सामान खरीदने के लिए अपना फॉरेन रिजर्व देना पड़ता है हमको। रुपए में सामान लेने में हमको कोई जोर नहीं आता। हमारे बहुत वहां पे भाई काम करते हैं, अदला बदली रुपए में हो जाती है। वो ईरान जो हमेशा हर मुसीबत में कभी हमसे अलग नहीं गया, आज वो ईरान हमसे अलग खड़ा। आज वो रशिया हमसे अलग खड़ा। वो फिलिस्तीन जिसके साथ हम खड़े थे, वो इजराइल जिसको फिलिस्तीन ने रहने की जगह दी थी, आज 20 साल से उस फिलिस्तीन से झगड़ा कर रहा। हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये इसकी विकृत मानसिकता, अपराधी सोच है इसकी। इसको गुंडे और बदमाश पसंद आते हैं। इजराइल वाले गुंडे और बदमाश हैं तो वहां जाता है। कहां ले जा रहे हैं देश को? कहां ले जा रहे हैं देश को? हम किस साइड में जाएगा देश? ये कह रहे हैं सनातन की रक्षा करेंगे। इस भूमि पे खड़ा हूं मैं। शिवाजी महाराज से बड़ा भी कोई सनातन का रक्षक हुआ है क्या? गुरु गोविंद सिंह से बड़ा भी कोई सनातन का रक्षक हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाप को कहा कि आप बलिदान दो, आपसे बड़ा आदमी कौन होगा? गुरु तेग बहादुर ने गर्दन कटवाई। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे युद्ध में मारे गए सनातन की रक्षा के लिए। 2 को मार दिया गया, 2 को दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह यहाँ शहीद हुए। ये जिसका लेना नहीं देना नहीं, वो सनातन की बात कर रहा। मंदिर के चंदे को खा गए और अब कह रहे हैं चुप रहो, दबा दो इसको। सनातन को नुकसान होगा अगर इसकी इंक्वायरी करेंगे तो। कौन सा सनातन और कैसा सनातन? जिस राम मंदिर पे देश को बांट दिया, जिस राम मंदिर पे देश में दुनिया भर के विवाद खड़े कर दिए, आज 2 साल भी नहीं हुए हैं। 400 करोड़ का तो पकड़ा गया है, बाकी रोक दी इंक्वायरी। वो कह रहे हैं इंक्वायरी मत करो, पोल खुल जाएगी हमारी। और सनातन जो है उसको नुकसान होगा। ये सरकार है दिल्ली की, आपका मूर्ख बना रही। आपको धार्मिक भावनाओं में बरगला के, आपकी वोट की ठगी करके अंबानी और अडानी को देश सौंपा जा रहा। आपको जमीन बचानी, आपको किसान रहना, आपको वो जमीन जो आपके पूर्वज दे के गए थे, अगर आपको अपने बच्चों को दे के जानी है
तो लड़ना पड़ेगा, ना जमीन जा रही है बहुत जल्दी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यहीं अपनी बात को खत्म करता हूँ। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग का समय जो कौम संगठित होगी वही बचेगी, जो कौम संगठित नहीं होगी उसका वजूद मिट जाएगा। जय हिंद, जय किसान, जय महाराष्ट्र।